चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्रेस्को सीरीज का अगला चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो छोड़ना नहीं है इससे, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो और शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पहला टॉपिक है। इसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि रियल और इमेजिनरी चार्ज present on an atom is called oxidation number। रियल मतलब जो चमकता हुआ चार्ज दिखेगा, इमेजिनरी का मतलब आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखता हूं H+, बताओ कितना चार्ज प्रेजेंट है, +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोल देंगे इसकी, +1। अगर ऐसा लिखा है मान लो O2-, तो बताओ कितना चार्ज प्रेजेंट है, -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर -2। ये आपको चमकता हुआ दिख रहा है सामने से, लेकिन कई बार क्या है, दिखता नहीं है, मन की आंखों से देखना पड़ता है। मन की आंखें ये कहती हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में मुझे बताना है, ठीक है, HCl बॉन्ड बना हुआ है, बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है कि हाइड्रोजन की कम है। दोनों बातें सही हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड जब भी बना होता है तो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जितने बॉन्ड तोड़ रहे हैं उतने ही +- देते हैं। जैसे यहां पर मैं एक बॉन्ड तोड़ रहा हूं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -1 और हाइड्रोजन की कम है तो क्या आएगा, +1। इस तरीके से चेक करना है आपको, ठीक है। जैसे एक और देख लो, जैसे वाटर लिखा है, H2O में अगर मैं बात करूं तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बॉन्ड ब्रेक कर लो, यहां बॉन्ड ब्रेक करोगे तो +1 -1 आएगा, इधर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे +1 और इस पे -1, तो ओवरऑल ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी, हाइड्रोजन की +1 और +1। समझ गए बात को। इस तरीके से हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके क्या है, कुछ रूल्स होते हैं, पहले से आपको कुछ ऑक्सीडेशन नंबर याद होनी चाहिए, तब जाके हम किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कैसे, रूल्स क्या कहते हैं, पहला रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज -1। मेटल हाइड्राइड में क्या होता है, -1 होता है। जैसे मेटल हाइड्राइड क्या दिख सकते हैं आपको, एल्कली मेटल के दिख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें -1 इधर +1 होता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के दिख सकते हैं, MH2, इधर -1 और इधर +2 होता है, ठीक है। इसी तरीके से रूल्स होते हैं, फटाफट से लिखते जाओ। सेकंड नंबर पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2, ठीक है, लेकिन कुछ कंपाउंड में अलग अलग भी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं -1 इन, बट लगा लो यहां, बट -1 इन परऑक्साइड्स क्या होते हैं, O2 के ऊपर 2 नेगेटिव, तो इसमें क्या होता है, OO नेगेटिव ऐसा होता है, तो ऑक्सीजन पे -1 आती है। -1/2 इन सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है, O2 के ऊपर सिंगल नेगेटिव -1, ठीक है, तो पर ऑक्सीजन -1/2 हो जाएगी। -1/3 इन ओजोनाइड में -1/3, जैसे KO3 में अगर मैं बात करूं, ठीक, तो यहां पर हम कैसे निकालते हैं, पोटेशियम की +1 होती है और ऑक्सीजन की निकालना है, तो 3x मान लो उसको x है ना, = 0, तो x क्या आ गया, -1/3। ये तरीका होता है निकालने का, आगे अपन सीखेंगे। अभी मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कि -1/3 क्या है, ओजोनाइड में ऑक्सीजन की -1/3 है, ठीक है। +1 इन O2F2, यहां भी वैसे ही करते हैं, 2x +2 इंटू फ्लोरीन की -1 होती है कंपाउंड्स में, है ना, = 0, तो +1 आ जाएगी। +2 इन OF2, ठीक है, और +1/2 इन O2AsF6 में क्या होता है, O2 पे प्लस होता है और AsF6 पे माइनस होता है, तो O2+ को अलग कर लो, 2x = 1, x = +1/2। इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन आगे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार देख लो क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर होती हैं, हाइड्रोजन की क्या, ऑक्सीजन की क्या, नोट करो, फिर अपन नाइट्रोजन हेलोजन की भी लिखेंगे। अगला पॉइंट देखना, थर्ड नंबर पे है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन की अभी अलग से लिख लेंगे अपन, ठीक है, इज यूजुअली -1 to +7। हेलोजेंस की -1 से +7 तक होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे फ्लोरीन की, सिर्फ
तो फ्लोरीन की होती है -1 इन ऑल कंपाउंड्स, इन ऑल कंपाउंड्स फ्लोरीन की फिक्स रहती है, लेकिन बाकी हेलोजन की क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की -1 से +7 तक वेरी करती है। आगे हम निकाल के भी देखेंगे, ठीक है। HClO, HClO3, KiO3, इस टाइप के बहुत सारे कंपाउंड आपके सामने आएंगे। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल इसकी होती है +1 ऑलवेज, +1 ऑलवेज। और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की होती है +2 ऑलवेज। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, ध्यान से देखते जाओ, छोटे छोटे से रूल्स हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करूं, है ना, इज यूजुअली -3 to +5, ठीक है। इसमें भी अपन देखेंगे HNO3, HNO2, NO, N2, उन सब में अलग अलग आती है, वो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट, इन एलिमेंटल स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम एलिमेंटल स्टेट लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है। इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे O2, P4, S8, N2, X2, ETC, इस टाइप का, ठीक है, जो अपनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे फास्फोरस P4 करता है, सल्फर एसिड, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हेलोजन X2, तो इन सब में क्या होती है? इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, ऑक्सीडेशन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। जैसे आपके सामने लिखा HNO3, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन आयन is always equal to charge on that ion, charge on that ion। जैसे NO3 माइनस, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम आएगा वो -1 के बराबर आएगा। जैसे NH4 प्लस, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर का सम आएगा +1 के बराबर, ऐसा होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलती, ध्यान से देखना। अगर दो एलिमेंट है, जैसे एक एलिमेंट है A, दूसरा एलिमेंट है, दोनों सेम एलिमेंट का बीच का बॉन्ड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आ गया A बॉन्ड B या A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B, इस तरीके से, तो अब आ गया आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस A और B में से। मैं ऐसा बोल देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज लेस देन B, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो जब बॉन्ड ब्रेक करोगे उस पे क्या आएगा +1 और इस पे -1, 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे +2 -2 और 3 बॉन्ड ब्रेक करोगे +3 और -3। तो कभी कोवेलेंट बॉन्ड में चेक करना हो तो हम इस तरीके से निकालते हैं। यहां तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 देखो जरा, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो एक्चुअल में आपको जो कंपाउंड दिखते हैं वो ऐसे दिखते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, हाई से लो की तरफ। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज लेस देन B। तो इसमें कैसे करना है आपको, एक एग्जांपल होता है इसका HNC, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को डिस्कार्ड कर देते हैं। आप इस बॉन्ड को डिस्कार्ड कर दो तो क्या करो, बॉन्ड ब्रेक करो, यहां +1 यहां -1, और ये कोवेलेंट 2 ब्रेक होंगे तो यहां -2 और यहां क्या आएगा +2। तो ओवरऑल क्या होगी, इसकी तो +1 है, इसकी -3 और इसकी क्या हो जाएगी +2। या एक तरीका और है ऐसा, आप कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट से रिप्लेस कर लो। कैसे, एरो के हेड पे नेगेटिव, टेल पर पॉजिटिव और कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, कोवेलेंट। ऐसा भी बन सकता है ये, तो इससे भी निकालोगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो बॉन्ड ब्रेक करो +1 यहां -1, इधर बॉन्ड ब्रेक करो -3 इधर +3, तो ओवरऑल इधर क्या हो जाएगा +2 और ओवरऑल इधर क्या हो जाएगा -3 और इधर
+1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये केस ध्यान रखना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दिक्कत आती है। बाकी लो से हाई वाला तो यूजुअली ऑक्सी एसिड में होता है, तो उसको हम डबल बॉन्ड ओ से रिप्लेस करके सॉल्व कर लेते हैं, हो जाता है वो। समझ गए? तो बेसिक से रूल थे, अब इनको हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल से रूल थे, इसलिए मैंने फटाफट कवर करा दिए, बहुत सारे लोगों को पहले से भी याद रहते हैं। अब फटाफट से क्वेश्चन देख लो आप। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के पहले देखेंगे, फिर इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के। मैंने ये 12 क्वेश्चन लिए हैं और सभी टाइप के मिक्स क्वेश्चन है इसमें, हर एक टाइप मैंने कवर किया है यहां पर, तो बहुत आराम से इतने देख लोगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। KClO3 में Cl का निकालना है मुझे, तो बताओ पोटेशियम का कितना होता है 1, और Cl का x मान लो। देखो जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो +3 इंटू -2, और ओवरऑल क्या है, ये कंपाउंड है मतलब 0। भाई ओवरऑल चार्ज 0 होता है ना, मैंने बताया था, रूल्स में लिखा था। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम जो होगा वो कंपाउंड में 0 होगा और आयन में उस चार्ज के बराबर होगा, आयन पर जो भी होगा। तो यहां से x निकाल लो, कितना आ रहा है, +5 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो जरा, Fe.94O, तो इसको x मान लिया, तो 0.94 x -2 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 2/0.94 मतलब 200/94। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगला देखना, इसको x मान लो, तो 4x -12 लिख दूं मैं, ऑक्सीजन पे -2 होता है 6 का डबल, इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 10, तो x आ गया 2.5 2.5। ठीक है, एवरेज है ना, इसलिए फ्रैक्शन में आ सकता है एवरेज। अगला देखो जरा, इसको इसका 1 होता है तो ये 2 लगा है, तो 2 प्लस इसका x मान लो 2x, और 3 इंटू -2 -6, तो x यहां से कितना आ गया आपका 4/2 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो जरा 5, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है, मेटल हाइड्राइड में -1 होता है, लेकिन नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग है तो +1 होगा, तो 5 + x - 12 इज इक्वल टू 0। सही ना, 5 + x - 12 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया यहां पर 7। ठीक है, +7। HN3 में देखो, इसको 1 और इसको x, तो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3। ऐसे निकाल सकते हो, बहुत आसान है। अब देखो जरा ध्यान से, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर है, कैसे निकलते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के साथ बाकी चीज होती है, ये लीगेंड होते हैं। ठीक है, ये लीगेंड होते हैं, और लीगेंड का पूरा चार्ज याद करो पूरे मॉलिक्यूल का। तो CO क्या है, न्यूट्रल होता है, तो इसको x मान लो, +4 इंटू 0, और ओवरऑल चार्ज तो 0 है, तो x क्या आ गया 0। इस तरीके से निकालना, पूरा कंपाउंड का ही चार्ज पुट कर दो, एलिमेंट का मत रखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये x +4 इंटू 0 प्लस H2O भी न्यूट्रल है 0, Cl पे -1 और SO4 पे -2 इज इक्वल टू 0। SO4 2 नेगेटिव होता है ना, तो x यहां से क्या आ गया +3। अब यहां ध्यान देना, इट्रियम जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इट्रियम +3 में है, तो इसका 3 प्लस बेरियम क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल 2, तो 2 इंटू 2 4, और इसको x मान लो तो 3x, और -2 इंटू 7 14 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x कितना आ गया 4 और 3 7, और 14 में से 7 माइनस कर दो 7 बचेगा, तो x क्या आ गया 7/3। ऐसे निकाल लेना। अगला देखो जरा, अब ध्यान से देखना जरा, यहां सल्फर का निकालना है। अब मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इंडिविजुअल तो पता ही नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि ये कैसा दिख रहा है, ये H2SO4 जैसा दिख रहा है ना, बस हाइड्रोजन प्लस की जगह N2H5, ये जो है ना ये प्लस आ गया, हाइड्रोजन H प्लस की जगह N2H5 प्लस आ गया, वही है बाकी SO4। इसका मतलब इस पूरे का चार्ज +1 है, तो ये 2 लगे हैं तो ये 2 हो जाएगा, प्लस x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया यहां से +6। समझ गए बात को, H2SO4 जैसा दिख रहा है वो तो N2H5 प्लस होगा ऊपर। अगर आपको N2H5 प्लस में नाइट्रोजन की निकालनी है तो 2x + 5 इज इक्वल टू +1, ऐसे निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ऐसा देखो, कभी कभी आपसे 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर भी निकल सकती है एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट की, जैसे NH4NO3। अब आपको ये पता होना चाहिए NH4 प्लस और NO3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको 2 क्वेश्चन में स्प्लिट कर लो, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो। तो इसका क्या आएगा x + 4 इज इक्वल टू 1, तो x क्या आ गया -3, और इसका क्या आएगा x - 6 इज इक्वल टू -1, तो x क्या आ गया यहां पर +5। इस तरीके से। अगला देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा है, x मान लो, प्लस साइनाइड, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 6 इंटू -1 हो जाएगा ये, और ओवरऑल चार्ज -4, तो x क्या आ गया यहां से +2। तो इस तरीके से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलती हैं। मैंने हर टाइप के आपको कंपाउंड कवर करा दिए, नॉन स्टोइकियोमेट्री भी ले लिया, मिक्स भी ले लिया, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड वाला भी ले लिया, और कोऑर्डिनेशन भी ले लिया है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन अगर आप आराम से देख लोगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बहुत ईजी होता है ये चैप्टर, बहुत आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, फटाफट देख के आप लगा दोगे। ये हम पढ़ क्यों रहे, ये सारी चीजें
जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, जो पता ही है कि इससे क्वेश्चन आना ही है, इसका मतलब उसको तुरंत खत्म करो, बहुत ज्यादा डिले मत करो, फटाफट से पढ़ लो और पक्का कर लो कि हाँ इसका क्वेश्चन आया तो मैं कर लूंगा। ठीक है, चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया, अब इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर भी देख लो। इसमें क्या है, कुछ स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। अब स्ट्रक्चर तो बहुत सारे होते हैं, तो जितने मैं बताऊंगा उतने करके जाना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर में पहला कंपाउंड है CrO5। CrO5 जो होता है, K2Cr2O7 की रिएक्शन H2O2 के साथ एसिडिक मीडियम में होती तो CrO5 बनता है। तो CrO5 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान से देखो, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, Cr डबल बॉन्ड O ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ये इसका मुंह हो गया और ये इसके पंख हो गए। ठीक है, तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग मैंने बताई थी कैसे करना आपको। देखो, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। मतलब ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है Cr का, वो सारे टूटेंगे। तो यहां दो बॉन्ड टूट रहे हैं, तो यहां -2 और इधर क्या आएगा, +2। यहां -1 और +1, यहां -1 और +1, यहां -1 +1, यहां -1 +1। तो Cr पर कितना टोटल चार्ज हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr ये हो गई क्या, +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी बता दो, ये हो जाएगी -1। क्यों, ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, सिर्फ ये वाले -1 वाले दिखेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि परॉक्सी बॉन्ड या परॉक्सी लिंकेज बताओ। तो परॉक्सी बॉन्ड या परॉक्सी लिंकेज क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड जुड़े हों और दोनों पे -1 चार्ज हो, तो इसको बोलते हैं परॉक्सी लिंकेज या परॉक्सी बॉन्ड। तो यहां एक ये पैटर्न दिख रहा है, एक ये पैटर्न, तो कितने परॉक्सी बॉन्ड हो गए, परॉक्सी लिंकेज 2 हो गई। इस तरीके से चेक करते जाना फटाफट से। दूसरा देख लो, सेकंड है Br3O8। Br3O8 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है हमको हर एक एटम की। कैसे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। बिहार 3 बिहार बना दो, टर्मिनल पे डबल बॉन्ड O लगा दो, इधर और इधर 6 हो गए। अब 2 बचे, बीच में 2 लगा दो। इस तरीके से मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमेट्रिकल बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, बॉन्ड ब्रेक करो। ये 2 ब्रेक होंगे, ये 2 ब्रेक होंगे, ये 2 ब्रेक होंगे। -2 +2, यहां -2 +2, ये -2 और +2, ये ब्रेक होंगे 2, ये ब्रेक होंगे, -2 +2, -2 +2, और ये इसी जैसा पैटर्न है, तो ये टोटल ब्रेक होंगे 6। यहां सभी जगह -2 और +2, इधर +2 और इधर से +2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br की कितनी हो जाएगी, +4 एंड +6। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये होगी -2। कोई परॉक्सी लिंकेज है क्या, Pl लिख रहा हूं, परॉक्सी बॉन्ड या परॉक्सी लिंकेज है क्या, पैटर्न ऐसा दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा तो 0, ऐसे चेक करना है। तीसरा देखो, थर्ड नंबर पर है कैरोज एसिड। कैरोज एसिड होता है परॉक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5, परॉक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। कैसा होता है, H2SO4 आप बनाना जानते हो, बस उसमें एक O और लगा देंगे। कैसे, देखना, H2SO4 ऐसा होता था, इसमें यहां पर एक O और लगा दो ऐसा, तो ये हो गया क्या, कैरोज एसिड। बॉन्ड ब्रेक कर लो, ये सारे के सारे टूटेंगे यहां से, 2 ये, एक ये, 2 ये और एक ये, तो यहां +2, यहां से +2, +1 और +1, यहां -1, इधर -1, इधर -2, इधर -2। ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन ये टूटेगा, +1 -1, ये बॉन्ड टूटेगा, +1 और -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या आएगी, +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगी, -1 एंड -2, और परॉक्सी लिंकेजेस कितने आएंगे, 1। यहां पर दिख रहा है ये। ठीक है, अगला देखो, 4th नंबर पे K3CrO8। ये कैसा होता है, Cr O ओके O ओके O ओके O। ठीक है, ऐसा होता है ये। तो आप ब्रेक कर लो जरा, तो ये सारे ब्रेक होंगे, ये 5 बॉन्ड ब्रेक होंगे यहां से, तो Cr का +1 हर एक बॉन्ड से आएगा। ठीक है, और यहां क्या आएगा, -1 -1 -1 -1 ये सारे ब्रेक नहीं होंगे। लेकिन यहां आयनिक बॉन्ड है K+ और O- में, तो ये नेगेटिव तो वैसे भी रहेगा ही। ठीक, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr कितना आएगा, +5। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम कितना आएगा,
+1 एंड परऑक्सी लिंकेजेस कितने आएंगे, 3 इधर हैं और एक इधर भी तो है 4। ठीक है, परऑक्सी लिंकेजेस 4 होंगे इसमें। समझ गए बात को? फटाफट से नोट करो, फिर और स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। अगला कंपाउंड देखना जरा 5th नंबर पे। अगला है C3O2। इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? बहुत ही सीधा कंपाउंड है ये, O डबल बॉन्ड C डबल C डबल C डबल O, ऐसा। बॉन्ड ब्रेक कर लो जरा, कौन कौन से होंगे? इधर वाले दोनों होंगे और इधर वाले दोनों होंगे, बाकी नहीं होंगे क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। तो -2 + 2 -2 + 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, और बीच वाला 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन ये क्या है, 0 एंड +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये क्या है, -2। परऑक्सी लिंकेजेस कितने हैं, 0। कोई भी पैटर्न आपको O सिंगल O वाला नहीं दिख रहा है ना। अगला देखना जरा 6th नंबर पे, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, हाइपो में क्या होता है, .5 वाटर लगा दो तो उसको हाइपो बोलने लगते हैं ना। तो Na2H2O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, H2SO4 में से एक ऑक्सीजन को सल्फर बना दो। कौन सा वाला, डबल बॉन्ड वाला। जैसे H2SO4 आप जानते हो ये होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद करना भी बताता हूं कैसे करोगे। ये H2SO4 था, यहां के H हटा के क्या लगा दो, Na लगा दो, तो ये Na2SO4 का हो गया। सही है, इस तरीके से। और ये O हटा के क्या लगा दो, S लगा दो, ऐसा दिखेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान से देखना जरा। पहली बार में ऑक्सीडेशन नंबर में लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, ध्यान से देखो। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां -1 इधर +1, ये दो ब्रेक होंगे -2 + 2, ये ब्रेक होगा -1 + 1। कई लोग ये ब्रेक नहीं करते, बोलते हैं सर ये तो सेम शकल के दिख रहे हैं, यहां भी सेम शकल है, यहां भी सेम शकल है, मतलब ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाला जो सल्फर है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, जबकि ये वाले सल्फर पे 2 लोन पेयर होंगे और 1 सिग्मा, मतलब ये क्या हो गया, sp2 हो गया। और हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज्यादा होती है किससे, sp3 से। मतलब ये वाला सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बीच वाला सल्फर। इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये -2 जाएगा और ये +2 जाएगा। ध्यान रखना, ये यहां मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कार्बन पे 2 सिग्मा थे sp और ये कार्बन पे 2 सिग्मा थे sp, तो नहीं किया। मतलब आपको सिर्फ एक ही कंपाउंड ध्यान रखना, बाकी सब में अगर सेम एटम दिख जाते तो मत तोड़ो, सीधा सीधा ऐसे ध्यान रखो। कितने याद रखोगे, एक ही तो है बस, तो ये एक तो याद रख ही सकते हो ना। तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बता दो। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 एंड +6, टोटल काउंट कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, -2 ओनली। अब ये मत बोलना सर -1, ये भी तो देखो, इसको क्यों छोड़ रहे हो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम Na कितना आएगा, +1। परऑक्सी लिंकेजेस कितनी आएंगी, 0। कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, O सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव नेगेटिव वाला। अगला देखो 7th नंबर पे, मार्शल्स एसिड का नाम सुना है, H2S2O8, ये होता है मार्शल्स एसिड। ठीक है, तो मार्शल्स एसिड में क्या होता है, SS डबल बॉन्ड O OH, बीच में 2 O लगते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड O और H, ऐसा होता है मार्शल्स एसिड। ठीक है, कभी अगर यहां पर H हटा के वो लगा दें NH4 होल ट्वाइस H2O8, तब भी इसी टाइप का बनेगा, बस H की जगह NH4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते, बॉन्ड ब्रेक करो। ये दो टूटेंगे, ये टूटेगा, ये दो और ये, तो क्या क्या आएगा, -1 + 1 -2 + 2, यहां से -1 और +1, यहां से -2 और +2, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां +1 यहां -1, ये बीच वाला मत तोड़ देना। बाकी सिमिलर पैटर्न रिपीट कर दो, ये टूटेंगे सारे। ठीक है, तो मैं यहाँ -1 इधर डायरेक्ट +6 लिख दूं, यहाँ -2 -1 -2, और यहां से ये भी टूटेगा तो +1 और -1। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये क्या आएगा, +6 ओनली। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये क्या आएगा, -1 एंड -2, बीच वाले -1 है और ये इधर वाले क्या है, -2 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, +1। परऑक्सी लिंकेजेस कितनी आएंगी बता दो जरा, एक बीच में दिख रही है। ठीक है, अगला है 8th नंबर पे, Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट है ये। ठीक है, थायोनिक एसिड की सीरीज है। सोडियम टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये तो लिखा है, अरे यही तो है, बताएं कैसे। H हटा के Na लगा दो और बीच वाले दोनों O को सल्फर बना दो, बन गया। देखो, तो S डबल बॉन्ड O, बीच वाले दोनों सल्फर को क्या, ऑक्सीजन को क्या बना दो, सल्फर बना दो, मार्शल एसिड जैसी स्ट्रक्चर है। और टर्मिनल पे क्या लगा दो, H हटा के Na,
बन गया लो, ये हो गया मार्शल एसिड का, सॉरी Na2S4O6 का, मार्शल एसिड जैसे ही है। ठीक, चलो तोड़ लो जरा, ये बॉन्ड तोड़ोगे -1 +1, ये दोनों टूटेंगे, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, बताओ जरा। अच्छा ये वाला नहीं टूटेगा, ये क्यों तोड़ रहे हो, गलत हो जाएगा, ये नहीं टूटेगा, क्यों, ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है। कैसे, इस सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 सिग्मा sp3, और इस सल्फर के पास 4 सिग्मा sp3, तो ये मत तोड़ देना, ठीक है। तो यहां -2 आएगा, इधर +2 आएगा, और इधर +2 आएगा, इस पे -2, ये 0 0 आएंगे, और बाकी पैटर्न रिपीट, तो ये टूटेंगे बस, ये वाला मत तोड़ देना। -2 +2 -1 +1 -2 +2। चलो बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +5 and 0, ये वाला और ये वाला +5 का है, और ये 0 वाले हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 ओनली। अब ये मत बोलना सर -1, ये भी तो गिनो, -1 ये भी है, -2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन का क्या आएगा, +1। परऑक्सी लिंकेजेस, इसको परऑक्सी लिंकेज नहीं बोलते, ध्यान रखना, परऑक्सी लिंकेज है 0। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो समझ गया स्ट्रक्चर वाले। अब आपको यहां पर कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड के और दिखते हैं, तो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं कौन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे Fe3O4 है, एवरेज तो आप निकाल लोगे +8/3, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है FeO.Fe2O3 में, ऐसा होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में +2 और ये +3 होता है, एवरेज निकालोगे तो 8/3 आएगा। इसी तरीके से Pb3O4, मिनियम सिंदूर बोलते हैं जिसको, है ना, ये एग्जिस्ट करता है 2 टाइम्स PbO.PbO2 में, ठीक है। तो ये क्या होता है, +2 और ये +4 होता है। तो ध्यान रखना आप, अगर एवरेज निकालोगे तो इसकी 8/3 आएगी आयरन की, और यहां लेड की 8/3 आएगी, लेकिन इंडिविजुअल ये +2 और +3 है, और ये +2 और +4 है, ठीक है। ध्यान रखना आप ये। तो मिक्स्ड ऑक्साइड के भी कभी अगर आ जाए इंडिविजुअल निकालना, तो इस तरीके से 2 ध्यान रखने, बस इतने में काम हो जाएगा। समझ गए सारे स्ट्रक्चर किस तरीके से करते हैं। अब होता क्या है, कई बार आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ किस में परऑक्सी लिंकेज है और किस में परऑक्सी लिंकेज नहीं है। तो आपको वो कैसे चेक करना है, अगर स्ट्रक्चर याद है तो बहुत अच्छी बात है। मान लो गलती से स्ट्रक्चर भूल गए, नहीं याद आ रहा, एग्जाम में बैठे हो समझ में नहीं आ रहा है, कितना लोड रहता है दिमाग पे, बहुत टेंशन होती है कि मान लो कोई स्ट्रक्चर याद ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या था, वो था कि नहीं था। तो उससे बचने के लिए एक तरीका आपको बता देता हूं मैं, किसी भी कंपाउंड में बिना स्ट्रक्चर के परऑक्सी लिंकेज कैसे निकालनी है, पता कैसे करना, वो मैं आपको बताता हूं, पहले आप ये नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सुपर ट्रिक बताता हूं, किसी भी कंपाउंड में परऑक्सी लिंकेज निकालना हो तो कैसे पता चलता है, ठीक है। ध्यान से समझ लो, सिंपल सा है बिल्कुल। अगर पहले तो मैं बताऊंगा परऑक्सी लिंकेज है या नहीं है, और फिर ये भी बता दोगे कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पहले बात करूं कि परऑक्सी लिंकेज पता करो है या नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे पता करते हो, परऑक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट, परऑक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट व्हेन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट। सेंट्रल एटम का निकालेंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं CrO5, ठीक है, बताना है परऑक्सी लिंकेज है या नहीं है, आप स्ट्रक्चर भूल गए हो, तो आप क्या करो, Cr को अंडरलाइन करो और इसका एवरेज निकाल लो, कितना भी आए, सही आए गलत है उससे मतलब नहीं है, आप इसको x मान के सॉल्व कर लो। x ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, 5 लगे तो -10 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया, +10 आ गया, ठीक है। ये गलत है, हमें पता है ये गलत है, लेकिन हम पता कर रहे हैं, ये ट्रिक है। तो ट्रिक में ऐसे ही होता है कि हमें पता करना है कि परऑक्सी लिंकेज है या नहीं है, तो जो भी आ रहा है गलत आ रहा भले ही, तो निकाल लो आप। तो x क्या आ गया, +10, क्या आ गया ये +10। अब ये मत बोल देना कि सर Cr का +10 होता है, इसका होता तो +6 ही है, लेकिन ये हम ये वाला निकाल रहे हैं, परऑक्सी लिंकेज पता करने के लिए तरीका है ये। तो x क्या आ गया, +10। अब बताओ Cr की मैक्सिमम क्या होती है, जो भी एलिमेंट आपको मिले वो जिस ग्रुप में आता है वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। ध्यान रखना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करोगे, ग्रुप नंबर से पता करोगे। पी ब्लॉक के लिए 10 में से माइनस कर दो। जैसे सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लोगे, 16th ग्रुप में आता है ना, तो 10 माइनस कर दो, मतलब 6th ग्रुप मानेंगे उसका। और क्रोमियम तो वैसे भी 6th ग्रुप में ही आता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक के लिए 10 में से माइनस करके लिख देना ग्रुप नंबर, और बाकियों के लिए जैसा ग्रुप नंबर है वही चलेगा। तो Cr 6th ग्रुप में आता है, तो मैक्सिमम क्या है इसकी, 6। बताओ 10 और 6 में, 10 और 6 में कौन बड़ा, 10 बड़ा, तो एवरेज बड़ा किससे, मैक्सिमम से, मतलब यस परऑक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट, यस परऑक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट। इस तरीके से आपको पता करना है। एक और समझा देता हूं, चलो कोई और ले लेते हैं, जैसे H2SO5 ले लेते हैं, ठीक है। H2SO5 बताओ जरा, अंडरलाइन कर लिया मैंने सेंट्रल एटम को, निकालो इसकी एवरेज, तो क्या आएगी, 2 + x - 10 इज इक्वल टू 0।
तो x क्या आ गया +8, ठीक है। जबकि सल्फर की मैक्सिमम क्या होती, ग्रुप नंबर 16 है, 10 में से माइनस कर दो 6, तो ग्रेटर देन +6, मतलब यस परऑक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट। इस तरीके से आप पता करना है, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बता देता हूं आपको परऑक्सी लिंकेज कैसे निकालनी है, कितनी है, मतलब नंबर के बारे में बात करें तो मैं 2 केस बना रहा हूं। केस वन when only one central atom is present, only one central atom is present, तो परऑक्सी लिंकेज होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम। ये आप चेक करने के लिए तो निकालोगे ही, बस दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका क्या, परऑक्सी लिंकेज कितनी है। जैसे CrO5 का बताता हूं, CrO5 का आपने निकाल लिया, एवरेज मैक्सिमम निकाल लिया, बस इसका डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड, तो परऑक्सी लिंकेज इज इक्वल टू एवरेज माइनस मैक्सिमम बाई 2। कितना आ गया ये 4/2 मतलब 2। इस तरीके से करना है। एक और कर लेते हैं, जैसे K3CrO8 है, K3CrO8 है, ठीक है, इसका x निकाल लो तो 3 + x - 16 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 13 आ गया। तो परऑक्सी लिंकेज देखो एक ही सेंट्रल एटम है, तो परऑक्सी लिंकेज 13 और माइनस इसकी मैक्सिमम कितनी होती Cr की मैक्सिमम कितनी होती 6 होती है ना, तो 13 - 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 7/2 मतलब 3.5। 3.5 तो कुछ होता नहीं है, 3 से ज्यादा अगर ऊपर निकल रहे हो तो चौथा बॉन्ड बना देना, मतलब नियरली इक्वल टू 4, मतलब परऑक्सी लिंकेज कितनी आ गई 4 आ गई। 3.5 को राउंड ऑफ करके 4 लिख लिया। तो इस तरीके से निकालना है। दूसरा केस क्या बनेगा, केस 2 ये बनेगा कि व्हेन 2 सेंट्रल एटम्स आर प्रेजेंट, 2 सेंट्रल एटम्स आर प्रेजेंट। अगर 2 सेंट्रल एटम प्रेजेंट हैं तो परऑक्सी लिंकेज इज इक्वल टू सिंपल सा होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, सिंपल सी बात है, एवरेज माइनस मैक्सिमम। जैसे H2SO8 है, ठीक है। अब आप देखो जरा, यहां 2 सेंट्रल एटम है, पहले तो इसकी एवरेज निकाल लो, कितनी आएगी 2 + 2x - 16 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 7 आ गया। जबकि सल्फर की मैक्सिमम क्या होती 6, तो परऑक्सी लिंकेज क्या आ गई एवरेज माइनस मैक्सिमम मतलब 1। इस तरीके से आपको निकालना है, समझ गए बात को। तो परऑक्सी लिंकेज है या नहीं है वो इससे पता चलेगा, कितनी है वो इससे पता चलेगा, ठीक है, क्लियर। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझ लेते हैं फटाफट से क्या होता है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं। कैसे पता करते हैं, जैसे कोई एक इक्वेशन से समझा देता हूं। मान लो ये लिखा है Cu + NO3 नेगेटिव और इससे बन रहा है Cu2 पॉजिटिव और प्लस NO2, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो हम ये बात किसके लिए बताते हैं, रिएक्टेंट के लिए बताते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। कैसे करना है, आपको सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। अब एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0। इधर नाइट्रोजन की x मान के निकाल लो, तो इसको x मानो, क्या आएगी ये x - 6 इज इक्वल टू -1, तो +5 आ जाएगी, ये तो निकाल सकते हो आप। और यहां तो चमकता हुआ चार्ज दिख रहा है क्या +2, और यहां नाइट्रोजन को अंडरलाइन करके निकाल लो x - 4 इज इक्वल टू 0 मतलब +4। अब क्या हो रहा है, कॉपर 0 से +2 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, यही बोलूंगा मैं, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, +5 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो सामने वाले को क्या करता है, रिड्यूस, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है। अगला देखो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो रही है तो रिड्यूसेस इटसेल्फ, और खुद को रिड्यूस करने वाला सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत आसान है, ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से हम पता करते हैं। बाकी और भी तरीके होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, उतना ज्यादा डिटेल में हमें डिस्कस करना भी नहीं है। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑक्सीडेशन नंबर से ही आप अच्छे तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखो जरा, Cu बता दो, Cu क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट, तो Cu हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और NO3- हो गया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऐसा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इस तरीके से आप पता करते हो। लेकिन कई बार क्या रिएक्शन नहीं देते हैं, फिर भी पूछ लेते हैं, बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 केसेस बनाएंगे। अगर आपको रिएक्शन नहीं दी है, सीधा कंपाउंड लिखा है, तो केस 1 क्या है, इफ सेंट्रल एटम,
ठीक है, आप सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ठीक है, कभी क्या है सेंट्रल एटम आपको पता नहीं चल पाता तो आपको फिर उस केस में याद भी होना चाहिए। जैसे H2O2 है, अब H2O2 में सेंट्रल क्या लें, तो ऑक्सीजन ले लेना, क्योंकि हाइड्रोजन तो +1 में होता है। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। इफ सेंट्रल एटम इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अगर खुद सेंट्रल एटम, अगर एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो उससे ऊपर थोड़ी जाएगा भाई। अगर कोई इंसान मैक्सिमम पे खड़ा है तो उससे ऊपर नहीं जाएगा ना, मैक्सिमम बोलते ही उसे। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम है तो उससे ऊपर नहीं जाना, मतलब वो अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब रिड्यूसेस इटसेल्फ, और खुद को रिड्यूस करेगा तो क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल आपको पहले से याद है, मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं। KMnO4 देखो, ये ऑलरेडी +7 में पड़ा हुआ है, और Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +7 होती है मैक्सिमम, क्योंकि 7th पीरियड में 7th ग्रुप में आता है, सॉरी 7th ग्रुप में आता है। जैसे K2CR2 6th ग्रुप में आता है, तो ये +6 मैक्सिमम है। HNO3 की बात करें तो नाइट्रोजन की +3 होती है मैक्सिमम, एंड H2SO4 वगैरह ETC इस टाइप से लिख दिया मैंने। तो अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो खुद को रिड्यूस करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलरली केस 2 ध्यान से देखना, इफ सेंट्रल एटम या एलिमेंट इज इन इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, इसका मतलब ये अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, और अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बोलोगे उसको, रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे ना। अगर अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो जरा, कुछ जैसे H2S हो गया, सल्फर -2 में है। SnCl2 की बात करें तो ये क्या है, +2 में है। ठीक है, और क्लोरीन क्या है, -1 में है। इस तरीके से हम बता सकते हैं, और लिख सकते हैं जैसे HCl देख लो आप, HCl में क्लोरीन क्या है, -1 में है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सब रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, ETC ऐसा लिख दिया। ठीक, आगे देखते हैं केस 3। कभी ऐसा भी हो सकता है क्या, कि अगर सेंट्रल एटम इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में हो, मिनिमम से मैक्सिमम। ठीक है, इफ सेंट्रल एटम या एलिमेंट इज इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज भी करेगा, रिड्यूस भी करेगा। ऑक्सीडाइजेज एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होगा, OA एंड RA बोथ, दोनों ही होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाए HNO2 +3 होती है इसकी, अब ये +3 से +5 में भी जा सकता है, और नीचे तो बहुत सारी होती है, +2 +1 0 -3 है ना, तो ये हो गया। इसी तरीके से लिख रहा हूं HiO3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये +5 में है तो +7 में जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, तो इस टाइप के और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ETC मैंने लिख दिया। मतलब सीधा सा इन तीनों को अगर एक लाइन में बोलूं तो ऐसा कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट की मैक्सिमम तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, बीच में तो क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मेलिटी। ठीक है, ध्यान से समझ लो क्या होता है। जैसे मोलैरिटी था उसी तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। नॉर्मेलिटी N होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। और इसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है तो नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है कैसे निकले, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, EW मतलब इक्विवेलेंट वेट। अब ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस करना या उसके साथ रिएक्ट करने में जो यूज वेट होता है उसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे अपन, क्रैश कोर्स की तरह पढ़ रहे हैं तो अपन डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। क्या इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक, और या तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये जो n फैक्टर है ना, ये बड़ी अच्छी चीज है। n फैक्टर की हेल्प से ही हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे।
n फैक्टर आ जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे। ऐसा लोग करते हैं, हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, n फैक्टर सीख लेंगे और सीधे मोलैरिटी से कनेक्ट कर देंगे इसको, तो आप इन सब चीजों से बच जाओगे। ठीक है, अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालना आसान है और फीलिंग भी अच्छी आती है मोलैरिटी निकालने में। मोल पर लीटर हो गई मोलैरिटी, बस n फैक्टर पढ़ लो। n फैक्टर अगर समझ में आ गया तो मजा आ गया। यहां n फैक्टर पुट करो, मोलैरिटी निकालना आप जानते हो या तो दे रखी होगी, नॉर्मेलिटी निकाल लेना। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी निकाला करेंगे। अगर डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट पूछा तब तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर नॉर्मेलिटी निकालना है तो हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। अब n फैक्टर समझ लो क्या होता है। n फैक्टर अलग अलग टाइप की स्पीसी के लिए अलग अलग होता है। तो मैं एसिड का, बेस का, सॉल्ट का और रिडॉक्स रिएक्शंस का इनका मैं n फैक्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो पहला है केस 1 फॉर एसिड, बहुत आसान है। एसिड के लिए n फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयंस फर्निश इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। और एक्वा सॉल्यूशन यूजुअली अपन लेते हैं, तो एक्वा सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन मिल रहे हैं वो एसिड का n फैक्टर है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं H2SO4 ने एक H प्लस दिया, क्या बनाया, HSO4 माइनस, तो इसका n फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। अब ध्यान से सुनना, इसका n फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 2 कब होगा, जब H2SO4 को मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो अब इसका n फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान से सुन लो, n फैक्टर इसका 1 भी हो सकता है, n फैक्टर इसका 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने H प्लस आप निकाल रहे हो। तो ऐसा नहीं कि रट के चले जाओ कि सर H2SO4 का 2 होता है। हाँ, H2SO4 का 2 होता है, जब रिएक्शन ना दे रखी हो तब 2 ही लेना है, मैक्सिमम लेना है। जब रिएक्शन ना दे रखी हो, सिर्फ ये बोल दे व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ H2SO4, तो तुरंत बोल दो उसके मुंह पे 2। समझ रहे हो ना, इस तरीके से। लेकिन अगर उसने रिएक्शन लिख के दे दी तो अब आप ये देख लोगे भाई साहब H2SO4 ने कितने H प्लस दिए, एक ही दिया तो n फैक्टर 1, 2 दिए तो n फैक्टर 2। समझ रहे हो बात को? इसी तरीके से और देखो जरा, H3PO4 की अगर मैं बात करूं, H3PO4 इसका n फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कुछ नहीं लिखा, रिएक्शन नहीं दी तो हम मैक्सिमम लेके चलेंगे 3। इसी तरीके से H3PO3 का देखो जरा, अब इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बहुत बार बता चुका हूं मैं, ना। इसका n फैक्टर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि एक H तो P के साथ जुड़ा है। अगर मैं H3PO2 का बोलूंगा तो इसका n फैक्टर 1 ही होगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा होता है H, बाकी 2 H किससे जुड़े होते हैं, P से। समझ रहे हो ना आप? तो इस तरीके से पता करते हैं। कुछ और लिख देता हूं, H3BO3 इसका n फैक्टर क्या होता है, इसका n फैक्टर 1 होता है। मैंने आपको बोरॉन फैमिली बताया था, एक बहुत अच्छी रिएक्शन थी, H3BO3 प्लस OH माइनस, एक कॉम्प्लेक्स बनता था, सिस डायोल मिलाते थे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती, एसिडिटी बढ़ती थी। ध्यान करो, वो वाली रिएक्शन है ये। तो ऐसा नहीं कि इसमें 3 H हैं तो निकाल दोगे आप, इसका n फैक्टर 1 होता है, क्योंकि ये वाटर का H प्लस रिलीज करता है, अपना H प्लस नहीं देता है, इसलिए इसको नॉन प्रोटिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। तो ये कहानी है एसिड के लिए, समझ गए। एसिड के लिए n फैक्टर वेरी कर सकता है, 1, 2, 3, जितने भी उसमें H प्लस रिप्लेसेबल हैं वो सब n फैक्टर में काउंट हो जाएंगे। कुछ नहीं दिया है तो मैक्सिमम लेके चलते हैं, ठीक है। इसका मैक्सिमम क्या, एक ही होता है तो एक ही है, इसका भी क्या एक ही होता है, इसका क्या है 1, 2, तो हम मैक्सिमम 2 लेके चलेंगे अगर रिएक्शन नहीं दे रखी है। इसका 1, 2, 3 रिएक्शन नहीं दे रखी तो मैक्सिमम 3 लेके चलेंगे। समझ गए बात को? फटाफट से एसिड का नोट करो, फिर बेस और सॉल्ट का समझते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बेस और सॉल्ट का और समझ लो फटाफट से क्या होता है। देखो, बेस के लिए n फैक्टर होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस फर्निश इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस फर्निश इन द सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर मेरे पास अल्कली मेटल है MOH, तो इसका n फैक्टर क्या होगा 1, क्योंकि एक ही OH निकल सकता है। लेकिन अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है MOH होल ट्वाइस, तो n फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने OH निकल रहे हैं। अगर कुछ नहीं दिया है तो मैक्सिमम लेके चलेंगे, 2 बोल देंगे। इसी तरीके से MOH होल थ्राइस का, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो n फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी, डिपेंड करता है कितने OH निकल रहे हैं। कुछ नहीं दिया तो मैक्सिमम 3 लेके चल लेंगे, इस टाइप से। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट के लिए बहुत सिंपल है, n फैक्टर इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। चाहे तो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, जो आपकी इच्छा है। मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास लिखा है NaCl,
बताओ कितना पॉजिटिव चार्ज है, Na पर 1 है तो n फैक्टर 1 हो गया, ठीक है। ऐसा जैसे CaCl2, बताओ Ca पर कितना चार्ज है, +2 है तो n फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। बताओ Ca3PO4 होल ट्वाइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस, n फैक्टर बोल दो फटाफट से, जल्दी से बोलो। Ca पर कितना चार्ज है, 2+, कितने लगे हैं Ca, 3, 3 × 2 क्या हो गया, 6। इस तरीके से निकालना है, समझ गए। Al PO4 बता दो फटाफट से, टोटल चार्ज कितना है इस पर, +3, तो n फैक्टर क्या हो गया, 3। तो या तो टोटल पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, मैं प्लस लेके चलूंगा, आप भी प्लस लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया करो, समझ गए बात को। तो ये था एन फैक्टर एसिड का, बेस का और सॉल्ट का, ठीक है। अब मैं एन फैक्टर आपको रिडॉक्स में बता रहा हूं, अलग अलग केसेस उसमें होते हैं, ठीक है। नोट करो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो तो हमने एसिड का, बेस का, सॉल्ट का पढ़ लिया, अब रिडॉक्स का पढ़ लो, ठीक है। कुछ 2-3 केसेस कवर करेंगे, बाकी रिडॉक्स में बहुत सारे केसेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो पहला केस रिडॉक्स में भी क्या है, वो ये है कि when only one atom can undergo either oxidation और रिडक्शन, ठीक है। या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन। और यहां पर मैं आपको हाफ ऑफ रिएक्शन का बता दूंगा, बाकी पूरी कंप्लीट रिडॉक्स होती तो आधे आधे रिएक्शन की निकालना होता आपको, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जब लगाते हो तो, है ना। तो देखो जैसे अगर मान लो मेरे पास लिखा है KMnO4, तो KMnO4 अगर Mn+2 बना रहा है, ठीक है, तो ये +7 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर और यहां +2 है, तो +7 से +2 कितने का चेंज है, +7 से +2 चेंज है 5 का, और कितने Mn है, 1, तो 5 × 1 5 हो गया, ऐसे निकालते हैं। मतलब रिडॉक्स में एन फैक्टर निकालने का तरीका यह है कि डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स। तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर 7 - 2 5 इंटू नंबर ऑफ एटम्स Mn का 1 है, तो 5 × 1 5। इसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा है KMnO4 से अगर मैं बनाऊं MnO4 K2MnO4, ठीक है, तो +7 से कहां जा रहे हो, +6, कितने का चेंज है, 1 का, 1 Mn मल्टीप्लाई विद 1 मतलब 1 आएगा, 5 यहां आएगा। अगला समझ रहे हो ना बात को, KMnO4 इससे बना रहा हूं मैं MnO2, ठीक है, +7 से कहां जा रहे हो, +4, कितने का चेंज है, 7 से 4 में चेंज आया 3 का, और 1 Mn तो नेट चेंज 3 का। तो KMnO4 के एन फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखना। पहला वाला ये था किसमें, एसिडिक मीडियम में, सेकंड वाला होता है किसमें, बेसिक मीडियम में, थर्ड वाला किसमें होता है, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। और ये आपको याद करने का तरीका मैंने बता चुका हूं डी ब्लॉक में, ऐसे याद करना, 1 3 5 बना। इनके जो एन फैक्टर हैं, बेसिक में 1, न्यूट्रल में 3 और एसिडिक में 5, और न्यूट्रल मतलब अल्कलाइन, ठीक है। बेसिक में 1, न्यूट्रल में क्या है 3 और एसिडिक में कितना है 5, तो 1 3 5 बना, इस तरीके से याद कर लेना। एक K2Cr2O7 का और याद करना है आपको, K2Cr2O7 ये जाता है Cr+3 में, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है। तो इसका तो एन फैक्टर फिक्स रहता है। +6 से +3 कितने का चेंज है, 3 का चेंज है, कितने Cr, 2 Cr, 3 × 2 6, एन फैक्टर 6। तो K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6 होता है, KMnO4 का वेरी करता है, 1 3 5 बना। तो ये जरूर आपको याद करके जाना, अगर कभी भी एसिड बेस या रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चंस बनते हैं तो इनसे जरूर पूछते हैं, तो इसलिए ये एन फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद करके ही जाना है, ठीक है। तो ये हो गया केस 1। सेकंड चलते केस 2 पर। केस 2 क्या है, when 2 or more atoms can undergo either oxidation और रिडक्शन, लेकिन एक से ज्यादा एटम में ऐसा हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो FeS2 से बना रहे हैं Fe3+ + O2। अब आप ध्यान देना, यहां पर FeS2 होता है आयरन पाइराइट, तो Fe यहां पर +2 होता है, सल्फर -1, यहां Fe+3 और सल्फर +4। अब देखो जरा, आयरन +2 से +3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर -1 से +4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पाइराइट में -1 होती है सल्फर की।
तो ये -1 से कहां जा रहा है, +4, कितने का चेंज है, 5 का। -1 से +4 5 का चेंज होता है, 3 का मत लिख देना है ना। इंटू कितने सल्फर, 2, नेट चेंज 10 का। 2 से 3 कितने का चेंज, 1 का, एक ही आयरन, इंटू 1। तो यहां जो एन फैक्टर आता है वो आता है n फैक्टर 1 प्लस n फैक्टर 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर बहुत सारे एलिमेंट हैं तो, लेकिन 2 वाला ही आएगा आपके सामने। तो इसका 1, इसका 10, टोटल 11। आयरन का 1, सल्फर का 10, टोटल 11। इस तरीके से करना। एक और बता दूं, एक और कर लो, FeC2O4, ध्यान से देखना। FeC2O4 में Fe2 प्लस है, Fe+3 में गया और CO2 में गया C2O4। अब ध्यान दो, यहां Fe+2 होता है क्योंकि C2O4 ऑक्सिलेट आयन होता है, C2O4 2 नेगेटिव। तो C2O4 2 नेगेटिव से निकालोगे, कार्बन पे +3 आएगा। आप अलग से करके देख लो, C2O4 2 नेगेटिव में कार्बन पे +3, ये क्या है आपका +3 और ये क्या है +4। 3 से 4 कितने का चेंज, 1 का, कितने कार्बन, 2, नेट चेंज 2 का। आयरन +2 से +3 कितने का चेंज, 1 का, कितने आयरन, 1, नेट चेंज 1 का। तो n फैक्टर इज इक्वल टू 1 + 2 = 3। तो इस तरीके से करना है जब कभी भी एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हो या रिड्यूस हो रहे हो। समझ गए बात को। तो पहला केस कौन सा है, एक ही एटम में या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो, और दूसरा केस क्या है, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं एटम, लेकिन यूजुअली 2 ही मिलेंगे। तो 2 एटम में या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो उनका इंडिविजुअल एन फैक्टर निकाल के उसको ऐड कर देना। जेईई मेन और नीट में इन दोनों से ही क्वेश्चन आएगा, और एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से आ सकता है, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। बस ये 3 केस आपको पढ़ने हैं, केस 1, केस 2 और अगला केस 3। ठीक है, नोट कर लो, स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए एन फैक्टर देख लो कैसे निकालना है, बहुत आसान होता है एन फैक्टर निकालना। ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, एन फैक्टर लिखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए n1 × n2 अपॉन n1 + n2, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होता है एक ही एलिमेंट का। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझ लो, मेरे पास लिखा है x2 और इससे बन रहा है x नेगेटिव और बन रहा है XO3 नेगेटिव, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मुझे एन फैक्टर निकालना है इस रिएक्शन में। क्या होगा, x2 का एन फैक्टर निकालूंगा कैसे, 0 से -1। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरा, क्या आएगा, x - 6 = -1, +5 आएगा। ठीक है, 0 से -1 कितने का चेंज, 1 का चेंज, कितने हेलोजन, 2, नेट चेंज कितने का, 2 का। 0 से 5 कितने का चेंज भाई साहब, 5 का। 2 हेलोजन, टोटल चेंज 10 का। एन फैक्टर इज इक्वल टू आएगा 2 × 10 अपॉन 2 + 10। भाई ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए एक को n1 एक को n2 मान लो, बस 2 × 10 अपॉन 2 + 10 कितना हो गया, 20/12, मतलब 5/3 लिख दूं। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। समझ गए बात। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल समझाता हूं। एक तो ये हो गया x2 वाला, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं ये। दूसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, P4 से बन रहा है PH3, क्या बन रहा है, PH3, और प्लस बन रहा है H2PO2 नेगेटिव, H2PO2 नेगेटिव। P4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, यहां क्या है -3। इसका निकालना फास्फोरस का 2 + x - 4 = -1, मतलब +1। 0 से -3 कितने का चेंज, 3 का, इंटू कितने फास्फोरस, 4, नेट चेंज 12 का। सही है ना। आगे देखो, 0 से +1 कितने का चेंज, 1, 4 फास्फोरस, नेट चेंज 4 का। तो एन फैक्टर इज इक्वल टू आएगा n1 × n2 अपॉन n1 + n2। ठीक है, 48/12 और 4 16, 3 आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं अपन। अगला एक और देख लो, S8 से बना रहे हो S2-। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन तो पहचान लेते हो ना, एलिमेंट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा हो। जैसे यहां देखो, 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +5 ऑक्सीडेशन, तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन, ऐसे देखना है। ठीक है, यहां सल्फर क्या भाई साहब, 0, यहां -2, यहां निकालना जरा क्या आएगी, 2x - 6 = -2, +2 आ जाएगी ये निकालोगे तो। 0 से -2 कितने का चेंज भाई साहब, 2 का, कितने सल्फर, 8, नेट चेंज कितने का, 16 का। 0 से +2 कितने का चेंज है, 2 का, 8 सल्फर, 16 का चेंज। सही है, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू 16 × 16 अपॉन 16 + 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना लिख दूं मैं, 16 कॉमन लेके काट दो। ठीक है, तो 1 16 उड़ गया, 16/2, 8 आ जाएगा एन फैक्टर। ठीक, तो इस तरीके से हम डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए एन फैक्टर निकालते हैं। तो इतने ही एन फैक्टर आपको जेईई मेन और नीट के लिए पढ़ने हैं। बाकी और भी एन फैक्टर के अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे और भी केसेस होते हैं जो यहां मैं कवर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ऑब्वियसली अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो केस 1, केस 2 और केस 3, ये 3 केस के एन फैक्टर ध्यान रखो। इनका एप्लीकेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं पहले, जिसमें हम टाइट्रेशन लगाते हैं। रुको 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 रुको, टाइट्रेशन मतलब वो भयंकर वाला टाइट्रेशन नहीं, सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है आपको टाइट्रेशन में। एक पढ़ना है एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरा पढ़ना है रिडॉक्स। आपको बाकी कोई टाइट्रेशन जबरदस्ती का नहीं पढ़ाया जाएगा, आयोडोमेट्रिक, आईडीमेट्रिक, जमाने फलाना ढिमका इस टाइप का कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम 2 टाइप का टाइट्रेशन कवर करेंगे, एसिड बेस और रिडॉक्स। फटाफट से लिखो, तुरंत मैं अभी खत्म कराता हूं, है ना, क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा, आराम से समझ जाओगे, नोट कर लो पहले से। चलो तो हम टाइट्रेशन में सिर्फ 2 ही टाइप के टाइट्रेशन की बात करेंगे, एसिड बेस और रिडॉक्स। बहुत आसान है। जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है, अपने पास एक, देखो टाइट्रेशन का थोड़ा सा बेसिक भी समझा देता हूं। अपने पास एक टाइट्रेट होता है और एक टाइट्रेंट होता है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है, टाइट्रेट और टाइट्रेंट की, तो क्या हो जाता है, जब कभी भी टाइट्रेट टाइट्रेंट रिएक्शन करते हैं तो एक एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। तो हम उस पॉइंट पर क्या करते हैं, टाइट्रेशन को रोक के ग्राम इक्विवेलेंट मेजर कर लेते हैं, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बेसिक सा है टाइट्रेशन में। तो चलो, अगर मैं एसिड और बेस का टाइट्रेशन यानी रिएक्शन करा रहा हूं, आप तो ये समझो एसिड की बेस से रिएक्शन हो रही है, तो जब इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट आता है तो हम उस टाइम पर क्या लिखते हैं, एट एंड पॉइंट ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होते हैं। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका अलग अलग होता है। ग्राम इक्विवेलेंट 2 तरीके से निकलता है। देखो ऐसा होता है, जो ग्राम इक्विवेलेंट है ना, ग्राम इक्विवेलेंट 2 तरीके से निकलता है। ये होता है, ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू एन फैक्टर और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है, मोल इंटू एन फैक्टर और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इस तरीके से निकलते हैं। पीछे हमने नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से ही बना लिया इसको। अब मेरे पास क्या होता है, जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जैसे एसिड के आपको मोल दे देते हैं और बेस के मोल निकालने होते हैं, ऐसा होता है, तो आप मोल के फॉर्म में ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करो। अगर आपको एक के मोल और दूसरे की मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकालनी है तो आप उस फॉर्म में बराबर करो। अगर आपको दोनों की नॉर्मेलिटी और एक की नॉर्मेलिटी दे दी, दूसरे की निकालनी, तो आप उस फॉर्म में बराबर करो। कैसे करना देखना ध्यान से। मैं इसको नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी के तक ले जाता हूं। कैसे, नॉर्मेलिटी को लिख रहा हूं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन में मोलैरिटी दी जाती है, ठीक है, और इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट के ये फॉर्मूले हो गए। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, मैं इसके 3 केस लिख रहा हूं। पहला, नंबर 1, हम ग्राम इक्विवेलेंट मोल के फॉर्म में बराबर कर सकते हैं, मतलब मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। 1 को एसिड बोल दो, 2 को बेस बोल दो, ठीक है। सेकंड, मैं मोल के फॉर्म में 1 को लिख रहा हूं और मोलैरिटी के फॉर्म में 2 को लिख रहा हूं, तो m2 इंटू एन फैक्टर 2 इंटू V2 इन लीटर्स, ठीक है। और तीसरा, मैं इधर भी मोलैरिटी लिख रहा हूं और उधर भी लिख रहा हूं, ठीक है, n1 एन फैक्टर 1 V1 इन लीटर्स और m2 इंटू एन फैक्टर 2 इंटू V2 इन लीटर्स। अब यहां लीटर रखो, लीटर दोनों तरफ रहेगा, या ml रख दो, तो मैं यहां से ये हटा ही देता हूं। आपकी इच्छा है आप लीटर में रखना चाहो या ml में रखना चाहो, लेकिन सेकंड वाले में आपको यहां लीटर में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां मोल दे रखे हैं। तो इन 3 तरीके से हम बराबर किया करेंगे। सेम यही रिडॉक्स में करेंगे। जैसे यहां हमने क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जब कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट प्लस रिड्यूस प्रोडक्ट, यही होता है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दूंगा मैं यहां पर, तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OA, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OA इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ RA, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। बस यही सारे फॉर्मूले आप यहां पे फिर लगा सकते हो। जैसे अगर मैं 1 यहां पर किसको बोलता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बोलता हूं, तो n1 इंटू एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू n2 इंटू एन फैक्टर 2। बस आप ये समझ लो कि फॉर्मूले किस फॉर्म में लगाना, बाकी न्यूमेरिकल से तो मैं सब सिखा दूंगा आपको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखना जरा, n1 इंटू एन फैक्टर 1 और इधर क्या लिख दूं मैं, m2 इंटू एन फैक्टर 2 इंटू V2। सही बात है, इन लीटर्स, क्योंकि एन फैक्टर हमने अच्छे से समझ लिया ना, तो अब हमारे लिए ये दोनों टाइप के टाइट्रेशन इजी हैं। देखो डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन ये 2 टाइट्रेशन बहुत सिंपल है और एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। लोग जबरदस्ती टाइट्रेशन में पड़े रहते हैं कि सर टाइट्रेशन बहुत खतरनाक है, समझ में नहीं आता। जब आना ही इन दोनों से है तो यही दोनों ही करो ना, जेईई मेन और नीट के लिए, ठीक है। m1 एन फैक्टर 1 V1 इज इक्वल टू m2 एन फैक्टर 2 इंटू V2, ठीक है।
अब ये आप नोट करो और मैं इसके फिर आपको क्वेश्चन करके बताता हूं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है? फटाफट से लिख लो इसे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लो जरा। रेडॉक्स टाइट्रेशन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Cu2S इन एसिडिक मीडियम। पहली बात तो ये कि Cu2S किस में कन्वर्ट होता है? Cu2S का ऑक्सीडेशन होता है, ये कन्वर्ट होता है Cu2 पॉजिटिव में और SO2 में, ठीक है? और जो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 ये कन्वर्ट होता है Cr+3 में। अब इनका एन फैक्टर आप निकाल लो। कैसे? यहां कॉपर क्या है, +1 से +2 में है। कितने का चेंज है 1 से 2 में? 1 का चेंज। 2 कॉपर लगे हैं तो नेट चेंज कितने का? 2 का। सल्फर यहां -2 है, यहां +4 है। -2 से +4 कितने का चेंज? 6 का। कितने सल्फर हैं? 1, तो नेट चेंज 6 का। अब देखो जरा, दोनों में ही ऑक्सीडेशन हो रहा था तो एन फैक्टर क्या आएगा? दोनों का ऐड करना पड़ेगा। इसका 2 आया था और इसका 6 आया था, तो नेट कितना आ गया? 8, ठीक है? यहां K2Cr2O7 का एन फैक्टर आपको मैंने बोला था, याद कर लो, ऑलवेज 6, ठीक? अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मोल निकालने हैं और मोल दिए हुए हैं, मतलब मैं ऐसे लगाऊंगा N1 इंटू एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू N2 इंटू एन फैक्टर 2। 1 में मान लेता हूं Cu2S को, 2 मान लेता हूं K2Cr2O7 को, ठीक है? तो N1 कितना है? 1 मोल को ऑक्सीडाइज करना है, एन फैक्टर 8। N2 क्या करना है? निकालना है। और एन फैक्टर 2 कितना है? 6। तो N2 कितना आ गया? 8/6। 2 से डिवाइड कर दो तो 4/3, ठीक है? इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच FeSO4 एंड FeC2O4। अब एक्चुअल में होता क्या है, FeSO4 ये ऑक्सीडाइज करता है, KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करता है Fe2SO4 होल थ्राइस, मतलब Fe+2 से कन्वर्ट हो गया कहां पे? +3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक? और FeC2O4 ये कन्वर्ट होता है Fe+3 में और C2O4 ऑक्सीडाइज होता है CO2 में। और KMnO4 एसिडिक मीडियम में अपने आप को कहां तक ले जाता है? Mn2+ में। और KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर याद कर लो, मैंने बोला था 135 बना, तो इसका एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है। इनके निकाल लेंगे कैसे? आयरन +2 से +3 कितने का चेंज? 1 का चेंज। और 1 आयरन है लेफ्ट साइड, ठीक है? तो 1 आ गया यहां पर। हमें राइट से मतलब नहीं, इससे मतलब है क्योंकि इससे रिएक्शन हो रही है, ठीक? यहां देखो, यहां मैंने बताया था Fe+2 है और C2O4 के ऊपर 2- तो कार्बन पे +3। अब +2 से ये +3 और ये क्या है? +4। +2 से +3 कितने का चेंज? 1 का। 1 आयरन है तो नेट चेंज 1 का। कार्बन +3 से +4 कितने का चेंज? 1 का, लेकिन 2 कार्बन है तो नेट चेंज 2 का। और एन फैक्टर कैसे निकालोगे? यहां पर इन दोनों में ही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इनका ऐड कर दो, तो 1+2, इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 3, और इसका एन फैक्टर कितना है? 1। अब आपसे बोल रहे हैं कि 1 मोल ईच, इसके साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब FeSO4 को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है 1 मोल और इसको भी कर रहा है। इसका मतलब KMnO4 के जो भी ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, मैं KMnO4 को 1 बोल रहा हूं, तो N1 एन फैक्टर 1 वो कहां यूज हो रहे हैं? वो इसको भी ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और इसको भी, मतलब N2 एन फैक्टर 2, N2 मैंने इसको बोल दिया और अगले को N3 बोल दो, तो N3 इंटू एन फैक्टर 3 ऐसे करना है। N1 KMnO4 के मोल मुझे निकालने हैं, एन फैक्टर 5 है और 1 मोल इसका है, इसको मैंने 2 बोला, ठीक है? तो इसका एन फैक्टर क्या है? 1, और 1 मोल इसका भी है और इसका एन फैक्टर कितना है? 3। तो यहां से N1 क्या आ गया? 4/5, ठीक है? इस तरीके से आप एग्जाम में अप्लाई करोगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मतलब टाइट्रेशन के बारे में बता रहा हूं मैं, कि टाइट्रेशन जब कभी भी करें, रेडॉक्स टाइट्रेशन है ये, तो इसमें जब कभी भी आपको मोल दिया हो, मोल निकालना हो, तो इस फॉर्म में लगा दो। मान लो इसी क्वेश्चन में ही कुछ वॉल्यूम देके नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी पूछते, तो हम यहां पर इक्विवेलेंस को फिर ऐसे ना लिख के कैसे लिखते? M1 V1 एन फैक्टर 1 ऐसे लिख देते, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो उस टाइप के। तो ध्यान से देख लो जरा किस तरीके से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमें लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है? इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में। ध्यान से देखना जरा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HNO3 इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज 5.6 ग्राम ऑफ Fe2+ टू Fe+3। HNO3 जो कन्वर्ट हो रहा है वो NO में हो रहा है, मतलब Fe+2 से क्या बन रहा है? Fe+2 से बन रहा है Fe+3। कितने का चेंज है? 2 से 3, 1 का चेंज है, और 1 Fe है तो नेट चेंज 1 का, सीधा सा, ठीक? HNO3 कन्वर्ट किस में हो रहा है?
HNO3 कन्वर्ट हो रहा है NO में, +5 से +2 कितने का चेंज है, 3 का, और एक नाइट्रोजन तो नेट चेंज कितने का, 3 का। तो इधर एन फैक्टर क्या है 1 और इधर एन फैक्टर क्या है 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मुझे क्या बताओ, मुझे वॉल्यूम चाहिए ना, तो मैं HNO3 के लिए ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, M1 इंटू V1 इंटू एन फैक्टर 1, और यहां वॉल्यूम लीटर में, और दूसरे के लिए मैं मोल के फॉर्म में लिख रहा हूं N2 इंटू एन फैक्टर 2। ठीक, क्योंकि यहां वेट दे रखा है तो वेट से मोल निकाल के कनेक्ट कर सकते हैं। बताओ जरा, M1 क्या है 6, V1 निकालना है, एन फैक्टर इसका कितना है HNO3 का 3, N2 कैसे निकलेगा 5.6 डिवाइडेड बाय Fe का एटॉमिक वेट 56, सही है, इंटू एन फैक्टर इसका कितना है 1, इस तरीके से। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लें जरा, तो V1 क्या आ गया यहां से, ये आ गया आपका 0.1 और डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 18, मतलब 1/180 आ गया, किसमें, लीटर में। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये वाला थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, इसमें वॉल्यूम निकालना था आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। हाउ मच अमाउंट ऑफ CuSO4.5H2O वेट निकालना है रिक्वायर्ड फॉर लिबरेशन ऑफ 2.54 ग्राम I2 व्हेन ट्राइट्रेटेड विद KI। तो पहली बात, ये जो रिएक्शन होती है ना, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का जब KI के साथ रिएक्शन होता है ना, KI के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये बनाता है Cu2I2 और प्लस I2। ठीक है, ये बनता है, बाकी और भी बनता है तो उससे मतलब नहीं है हमें, सिर्फ इतने से काम हो जाएगा। कॉपर यहां +2 में है और यहां किसमें +1 में, तो 2 से 1 कितने का चेंज है 1 का, और इधर कितने कॉपर हैं 1, तो नेट चेंज कितना हो गया 1 का। ठीक, अगर मैं आपसे I2 के बारे में बोलूं, लिबरेशन ऑफ 2.54 ग्राम I2, तो I2 क्या है 0 और यहां क्या है -1, तो उल्टा सोचो, 0 से -1 कितने का चेंज है 1 का, और यहां आयोडीन कितने हैं 2, तो नेट चेंज कितने का 2 का। ये ध्यान रखना आप, मुझे इसका वेट दिया था, इसका वेट निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करूंगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में यही करते थे अपन। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस मतलब N1 इंटू एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस मतलब N2 इंटू एन फैक्टर 2। अब मुझे CuSO4 का वेट निकालना है, तो W1 अपॉन इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट होता है 249.5। ठीक है, CuSO4.5H2 का टोटल निकालोगे 249.5 आएगा, और एन फैक्टर इसका कितना आ गया CuSO4 का, इसका एन फैक्टर क्या आ गया 1। इधर आ जाओ, 2.54 आयोडीन का, आयोडीन I2 का मॉलिक्यूलर वेट 254, और इसका एन फैक्टर कितना है, इसका 2 है, I2 का 2 है, ध्यान रखना कि I का तो एन फैक्टर 1 होगा लेकिन I2 का 2 होगा, ध्यान रखना। तो इसका एन फैक्टर 2 है, तो W1 कितना आ गया 249.5, और ये कितना हो गया भाई साहब, यहां से इसको काट दूं तो नीचे 100 कर दूं मैं, ठीक है, पॉइंट हटा के, और 249.5 का डबल, तो 249 का डबल 499 आएगा। ठीक है, 499 आएगा अप्रोक्सीमेटली, और डिवाइड बाय 100 मतलब 4.99 ग्राम वेट आ गया किसका, CuSO4.5H2O का। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको कुछ और कंबाइन क्वेश्चन करवा देता हूं रिडॉक्स की प्रैक्टिस, छोटे से वीडियो में ही, मतलब छोटे से पार्ट में ही करवा देता हूं मैं। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर। चलो ध्यान से देख लो जरा, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 इन दिस रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, N2 का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। बस एन फैक्टर निकाल लो, कैसे निकलेगा, 0 से -3 कितने का चेंज है 3 का, और कितने नाइट्रोजन लगे हैं 2, तो नेट चेंज कितने का 6 का। तो N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 28 हो गया। N2 का निकालना है ना, तो 28 डिवाइडेड बाय, सही है ना, एन फैक्टर कितना है इसका 6, तो 28/6 कितना हो गया 14/3। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मान लो अमोनिया का निकालना होता, तो अब अमोनिया का एन फैक्टर क्या होता, -3 से 0, तो 3 का चेंज इंटू एक नाइट्रोजन राइट साइड, तो नेट चेंज 3 का आता, तो 17/3 हो जाता, क्यों, इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 होता है। ठीक है, इस तरीके से उसका भी निकाल सकते हो। आपको इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है। सबसे पहले देखो, कार्बन 0 से कहां जा रहा है +4, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सीख गए आप, और नाइट्रोजन +5 से कहां जा रहा है +4। 0 से +4 कितने का चेंज, या एक काम करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए चेंज थोड़ी देखते हो आप, तो ये देख लो कि 0 से +4 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है,
जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसके खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो सामने वाले का क्या करता है, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, कार्बन, कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अगर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना, अगर तुम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हो तो, सही ना। अगर एक तुमने पता कर लिया तो दूसरा अपोजिट वाला ही हो जाएगा ना, अगर रिडॉक्स बोल रहे हो तो। ठीक, बाकी चेक कर लो, +4 से +5 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, मतलब ये खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस, मतलब सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, मतलब सही लिखा था। चलो आगे बढ़ो। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HN3, हाइड्रोजोइक एसिड इसका नाम है। देखो दो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल दिखते हैं आपको, एक HN3, और अगर ये 3 में यहां ले आता तो ये हो जाता NH3। ध्यान रखना, HN3 एक एसिड है, नाम है हाइड्रोजोइक एसिड, और H3N या अमोनिया NH3 वो बेस होता है। ध्यान रखना, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, आपको ये स्ट्रक्चर गिवन दिया हुआ है तो इसमें निकालना है। बाकी एक ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है HN3 का, H सिंगल N डबल N डबल N, यहां माइनस और यहां प्लस, तो इसमें भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाले तरीके से निकाल सकते हो। मैं ये वाले क्वेश्चन में इसका पूछा तो इसका निकाल रहा हूं। चलो ध्यान से देखो जरा, नाइट्रोजन वाले बॉन्ड टूटेंगे नहीं कि नहीं टूटेंगे, वो डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। इसके पास एक लोन पेयर होगा, इसके पास एक लोन पेयर होगा, और इसके पास एक लोन पेयर होगा, लेकिन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और इसमें क्या होगा 1 2 सिग्मा और लोन पेयर sp2, और यहां भी sp2। ठीक है, अब डबल बॉन्डेड वाले एटम पे लोन पेयर है तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, लोन पेयर सिंगल डबल वाला। ठीक है, यूजुअली ऐसा ही होता है। तो अगर ये नाइट्रोजन तीनों सेम हाइब्रिडाइजेशन के हैं तो ये बॉन्ड तो टूटेंगे नहीं ना ये वाले, तो ये 0 0 हो गया, बस ये टूटेगा कहां से, इधर से +1, और इधर क्या आएगा -1। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, 0 एंड -1। ठीक है, हाइड्रोजन की पूछते तो +1, ऐसा है, कोई परऑक्सी लिंकेज है नहीं। चलो आगे बढ़ो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, याद रखने वाला है, आयरन +2 होता है, ध्यान रखना, Fe2+ होता है, वैसे याद होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन मैं आपको बैलेंसिंग वाला बता रहा हूं, मैं बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा, क्यों, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन सीखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन दे रखे होंगे, हिट एंड ट्राई लगा के कर लेंगे ना अपन, इतना तो दिमाग है हम में। चलो देखो कैसे करना है आपको, वो देखो, आपको कोफिशिएंट बताने हैं MnO4- ऑक्सिलेट आयन और H+ का, इन ऑप्शन में से। चलो ए ऑप्शन चेक करते हैं, सबसे पहले ए ऑप्शन, अगर मैं यहां पे 2 कर दूं, MnO4- का कोफिशिएंट 2 कर दूं, तो 5 किसका लेना है, C2O4 2- का, और 16 किसका लेना है, H+ का। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा। अब इसके अकॉर्डिंग उस तरफ वाली पार्टी को बैलेंस कर लो, ये 2 है तो यहां 2, यहां 5 × 2 तो 10 कार्बन, तो यहां 10 कार्बन, यहां 16 हाइड्रोजन है तो यहां 8 कर दूं। अब ये चेक कर लो कि बाकी चीजें बैलेंस है कि नहीं, ऑक्सीजन चार्ज वगैरह सारा। 4 × 2 8 ऑक्सीजन, 5 × 4 कितना 20, 8 28 हो गए, यहां कितने 20 और 8 28 हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। चार्ज भी बैलेंस होगा, देखो यहां 2 नेगेटिव और 5 का डबल -10 नेगेटिव और 16 पॉजिटिव, सही ना, 2 नेगेटिव हो गए और 10 नेगेटिव और 16 पॉजिटिव, मतलब 6 पॉजिटिव हो गए। ठीक है, और यहां 2 × 2 4 पॉजिटिव हो गए, तो 5 का डबल कितना हो गया -10 और -10 और -12, सही है ना, 5 का डबल -10 और 2 नेगेटिव -12 और 16+, मतलब 4+ बचे, हो गया, यहां भी 4+ थे, तो इस तरीके से चार्ज भी बैलेंस कर लो, मतलब ए आंसर आपका मैच कर गया तो ए सही है। अगर ए नहीं करता तो बी देख लेते, और थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाता है, ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है कि भाई यहां जितने हाइड्रोजन होंगे इधर उसके डबल होंगे, मतलब इधर जितने रखोगे उसके डबल यहां रखोगे, क्यों, इधर H है उधर H2O है, तो ये इसका और इसका रिलेशन डबल का होगा, मतलब यहां आपने 8 रखा तो यहां डबल 16H+ रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल लगा के सॉल्व कर लेना। तो ये था चैप्टर अपना रेडॉक्स रिएक्शन वाला, कंप्लीट हो गया है। अब नया चैप्टर देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। जितना भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं अच्छे से इसको रिवाइज करते जाओ, रिवीजन पर्पज से ही अपन सारी चीजें कवर कर रहे हैं। कई बार क्या है, कुछ चीजें बहुत डिटेल में भी हैं, जैसे इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट में चले जाते, टाइट्रेशन में चले जाते, तो बहुत लंबे वीडियो हो जाते। अगर आपको 1 शॉट वीडियो चाहिए तो इस टाइप से मुझे लगता है आसानी से कवर हो जाएगा, आपका थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी और मैं क्वेश्चन तो साथ साथ आपको करवाते ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो पुराने एग्जाम के भी क्वेश्चन में डालता हूँ बीच में, तो वो भी कवर हो जाते हैं आपके। तो बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको।